Assalamu alaikum students, welcome to my channel View by Hafsa. I hope you all are fine. Today we are going to start from module 26 which is access notation. Okay, access notation क्या है? सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि एक्सेस नोटेशन है कि कोई भी मतलब इंटीजर्स की वैल्यूज़ जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड, ठीक है, उसको एक्सेस नोटेशन कहते हैं। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस नोटेशन। अच्छा, हम इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेस नोटेशन में? इसमें फर्स्ट पॉइंट आपने जो याद रखना है हाईलाइटेड, वो मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू। हर जो वैल्यू है बिट की, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिक्स नंबर होता है, ठीक है। एक ही फिक्स नंबर होता है एक बिट के लिए, समझ आ गया? मतलब कि उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि एक बिट है उसके लिए 2-3 नंबर फिक्स हो, ऐसा नहीं होता। एक नंबर के लिए एक ही बिट रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आपने याद रखनी है, फर्स्ट बिट पैटर्न हैविंग 1, ठीक है। जो फर्स्ट बिट होती है उसमें मतलब फर्स्ट जो बिट होती है उस पैटर्न में उसका नंबर क्या होता है? 1 होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। उसके बाद आपने देखना है each value in access notation is excess of its original value in binary. 1011 represent 11 in binary, but here it is representing 3 excess of 8, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि वैसे तो अगर हम लोग देखें बाइनरी में तो हम इस तरह से 1011 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 11 को, लेकिन यहाँ पर 3 के लिए रिप्रेजेंट होगा, यानी एक्सेस ऑफ 8, एक्सेस ऑफ 8 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपने एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एक्सेस 16 टू रिप्रेजेंट 10,000 एज 0, एक्सेस 4 टू रिप्रेजेंट 100 एज 0, ठीक है। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये वाली, ठीक है। 16 को किस से हम करेंगे? 10,000, और 4 को भी 4 को 100, लेकिन ये 0 के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया वही डिस्कस किया, जो हाईलाइट है। हाईलाइटेड के अलावा आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से टेबल में आपको समझा देती हूँ। ये बिट पैटर्न है ना, यानी बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ पर भी वो इसी चीज़ की बात कर रहे थे, ठीक है। 10110 ये जो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में ये 7654 लिखा हुआ है, वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बिट पैटर्न में बाइनरी फॉर्म ही आती है। यही एक्सेस नोटेशन है, ठीक है। अब 8 नोटेशन इस तरह से है, आप देख सकते हैं। 8 नोटेशन में 7 यूज़ होंगे। आप समझ लें कि 8 बेस है, इसकी जो बेस हो ना उसमें नंबर एक कम आता है, यानी अगर 8 बेस है तो उसमें 0 to 7 नंबर आएंगे। अगर उसकी 9 बेस है या फिर 6 बेस है तो उसमें 5 नंबर आएंगे, और 9 बेस में 8 आएंगे, ठीक है। ये हिसाब होता है, और यही एक्सेस नोटेशन आपको मैंने जो समझाया ऊपर हाईलाइटेड, उसी को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आपके एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे इस टॉपिक के अंदर से, ठीक है। इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मॉड्यूल 27 पे आ जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन क्या होती है? अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट होता कौन सा? फ्लोटिंग पॉइंट वो होता है जो डेसिमल वाला हो, यानी जिसके अंदर डॉट हो, पॉइंट यूज़ हो, ठीक है, डॉट यूज़ हो। डेसिमल ही कहते हैं ना मैथ्स में उसको, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले ये बताना है, इसमें ये हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ, वी स्टोर not only pattern of 0 and 1 representing its binary representation but also the position of the radix point। अब पहले हम लोगों ने बाइनरी में पढ़ा हुआ ना कि हम 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं डाटा, लेकिन अब यहाँ पर बताया है उन्होंने कि हम रेडिक्स फॉर्म में भी, रेडिक्स पॉइंट के लिहाज से भी, इसके पोजीशंस के लिहाज से भी डाटा सेव करते हैं। कैसे? स्टोरिंग रेडिक्स। अच्छा, रेडिक्स को स्टोर कैसे किया जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है। अब यहाँ पर आपने एमसीक्यूज़ आ सकता है कि क्या हम 0 और 1 के अलावा भी कोई पैटर्न यूज़ करते हैं, फिर एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो फिर अगर एमसीक्यूज़ आएगा रेडिक्स पॉइंट तो आपने इस पर टिक करना है, ठीक है जी। रेडिक्स पॉइंट भी एक हमारे पास ऐसा वे है जिससे हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से रेडिक्स में हम स्टोर करेंगे ये हम देखते हैं। वन पॉपुलर वे इज फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन यूज़ करेंगे रेडिक्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है।
और इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इसको शो कराने के लिए कितने बिट्स यूज़ करेंगे? 8 बिट्स। ये MCQ वाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और SCS 101 का सिर्फ और सिर्फ MCQs आते हैं पेपर में, ठीक है। अब आप देखें कि पॉपुलर वे सबसे ज़्यादा जो होगा फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन होगा स्टोरिंग रेडिक्स, ठीक है, और 8 बिट्स इसके अंदर यूज़ होंगे। स्टोरिंग रेडिक्स में आपने ये 2 चीज़ें बस याद रखनी है जो ग्रीन कलर का हाईलाइट हुआ है। अगर स्टोरिंग फ्रैक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो बाय फॉर्म में होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट लाइन देखते हैं, वी फर्स्ट डेजिग्नेट द हाई ऑर्डर बिट ऑफ द बाइट एज द साइन बिट। किस तरह से हम साइन बिट के तौर पर हाई ऑर्डर को डेजिग्नेट करते हैं, यानी इसको कैसे प्लेस करते हैं? साइन बिट के लिहाज से प्लेस करते हैं। वैल्यू स्टोर्ड इन नॉन नेगेटिव एंड अ 1 विल मीन दैट द वैल्यू इज़ नेगेटिव। ऐसी वैल्यू जो नॉन नेगेटिव हो या फिर 1 हो तो उसका मतलब है कि वो असल उसकी जो वैल्यू का मतलब है वो नेगेटिव है। 2 ग्रुप्स और फील्ड्स, एक्सपोनेंशियल फील्ड या एक्सपोनेंट फील्ड और मेंटीसा फील्ड। अच्छा, आपने लॉग वाले क्वेश्चन किए होंगे, मेंटीसा आपको पता होगा कि डेसिमल के बाद वाला जो चीज़ होती है उसको मेंटीसा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से स्टोरिंग फ्रैक्शंस में ग्रुप कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक एक्सपोनेंट फील्ड वाला होता है, एक मेंटीसा फील्ड वाला होता है। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 बिट्स मेंटीसा में यूज़ होते हैं। अब आ सकता है आपके पेपर में कि कितने बिट? 3 बिट होते हैं जो एक्सपोनेंट फील्ड में होते हैं और 4 बिट मेंटीसा फील्ड के लिए होते हैं, बिट्स जो स्टोर होते हैं, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को याद रखना है, 3 एक्सपोनेंट फील्ड के लिए और 4 मेंटीसा फील्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और डी कोड करने के लिए बाइट को वी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द मेंटीसा एंड प्लेस अ रेडिक्स पॉइंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड ऑब्टेनिंग 1011। अब देखिए मेंटीसा क्या होता है, ये देखिए पहले एक्सपोनेंट आता है फिर मेंटीसा आता है। तो मेंटीसा मतलब हम लोग राइट साइड से देखना शुरू करते हैं। राइट साइड के लिहाज से हम लोग राइट से लेफ़्ट जाते जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? एक रेडिक्स पॉइंट बना देते हैं। राइट से लेफ़्ट जाना है नंबर के राइट, ये राइट है मेंटीसा, और राइट से लेफ़्ट जाना है तो जितने भी नंबर हुए उसके बाद हमने पॉइंट लगा देने। जैसे ये आप नंबर देख सकते हैं, ये राइट से लेफ़्ट के हमें पॉइंट 1011, तो ये आपके पास एक रेडिक्स पॉइंट वाला नंबर आ गया और ये मेंटीसा का आपके पास वो फील्ड आ गई है, ठीक है। आगे इन्होंने आई एम सो सॉरी आई हैव थ्रॉट सो दैट्स वाई आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला टॉपिक है ना जो स्टोरिंग फ्रैक्शंस, इसमें से जस्ट मैंने जो आपको बताया है वही है बस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाँ जी, मूव द रेडिक्स 1 बिट टू द लेफ़्ट। अब हम 1 बिट, यहाँ पर 1 बिट यूज़ हो रही है यहाँ पर। अब 1 बिट से लेफ़्ट जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं ना तो फिर क्या होता है? एक्सपोनेंट फील्ड पे हम लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है। या लाइक 011 रिप्रेजेंट द वैल्यू -1, वी देयरफॉर हैव 0.01100। अब इन्होंने बता दिया है कि जो वैल्यू है 011, ठीक है, 011 जो वैल्यू है वो आप देखें 011 के आगे 00 लगा हुआ है, यानी 011 जो है वो एक्सपोनेंट फील्ड में है, ठीक है, स्टार्ट है ना, और जो एंड पे 00 वो मेंटीसा की फील्ड में है। समझ आ गया? तो इस तरह से आपने याद रखना। और वैल्यूज़ की किस तरह से रिप्रेजेंट होगी? -1, क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट जा रहा है इसलिए -1 होती है, ठीक है, यानी उल्टा चलता है। वैसे तो नंबर्स आपने देखा ना, कोई भी नंबर हो वो मतलब लेफ़्ट से राइट जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मेंटीसा रेडिक्स के लिए क्या करेंगे? राइट से लेफ़्ट जाएंगे। MCQs में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। मेंटीसा फील्ड में क्या होता है ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ब्लॉक बना के उन्होंने समझा दिया कि हमने राइट से लेफ़्ट जाना है। We imagine the contents of the मेंटीसा field with a radix point and its left। हम जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि रेडिक्स पॉइंट ढूंढते ढूंढते हम लेफ़्ट की साइड जाते हैं। अच्छा, आगे है आगे हम आ जाते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दैट कन्फर्म टू, ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो कन्फर्म करे ये वाला, ये देखिए, कोई भी ऐसी फील्ड
जो मतलब इसी तरह से हो, देखिए राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कही जाएगी कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मंटीसा फील्ड स्टार्टिंग विद द लेफ्ट मोस्ट वन दैट अपीयर इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे लास्ट वाली फील्ड होती है वहाँ से इस तरफ जाते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी मंटीसा फील्ड या रेडिक्स पॉइंट के रिलेटेड कोई भी हमारे पास टॉपिक आता है तो हम हमेशा राइट से लेफ़्ट ही जाते हैं, ठीक है। वैसे मैथ्स का रूल है ना कि लेफ़्ट से राइट जाएं नंबर लिखते टाइम। जिस तरह अगर मैं 1000 लिख रही हूँ तो मैं मतलब लेफ़्ट से राइट जाऊँगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम लोग रेडिक्स पॉइंट सर्च कर रहे हैं तो हम 0001 इस तरह से 1000 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, इसका मतलब स्कोर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 28 मॉड्यूल है हमारे पास। एक बाइनरी फॉर्म है, इन्होंने बताया है कि जैसे 011011010 विच रिप्रेजेंट 2 1/2 इंस्टेड ऑफ 2 5/8। अब इन्होंने बताया है कि एक ये नंबर है, ठीक है, वो 2 1/2 रिप्रेजेंट करता है बजाय 2 5/8 के। व्हाट हैज़ अकर्ड इसका ट्रंकेशन एरर, ठीक है। अब उसको और राउंड ऑफ एरर मीनिंग, ठीक है, मतलब एरर का मतलब है मीनिंग, उन्होंने यहाँ पर बता दिया है मीनिंग, दैट पार्ट द वैल्यू बीइंग स्टोर्ड इज लॉस्ट बिकॉज द मंटीसा फील्ड इज़ नॉट लार्ज इनफ, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को 2 और इसकी बेस 2 है लेकिन पावर 1/2 है इंस्टेड ऑफ 2 5/8, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रंकेशन एरर है ना, इसको हम शो कर रहे हैं। अगर हम लोग 1/2 की जगह 5/8 यूज़ कर दें तो ये क्या हो जाता है, ट्रंकेशन एरर हो जाएगा, लिखने में गलती हो गई है ना एक्सपोनेंट को, ठीक है। तो ट्रंकेशन एरर इसको बोलेंगे, या राउंड ऑफ एरर भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द वैल्यू बीइंग स्टोर्ड इज़ लॉस्ट बिकॉज द मंटीसा फील्ड इज़ नॉट लार्ज इनफ। अब जो वैल्यू स्टोर हुई हुई होगी ना वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब मंटीसा फील्ड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है ना तो वो क्या करेगा, मेमोरी को लॉस कर देगा। और ये जो गलती है 1/2 लिख देना 5/8 की जगह, हम देखने को तो कहते हैं छोटी सी गलती है, पावर में थोड़ी सी गलती आ गई, लेकिन नहीं, ये ट्रंकेशन एरर हो जाता है या राउंड ऑफ एरर हो जाता है। इसको हम लोग छोटी गलती बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद प्रिमिटिव मेथड क्या होता है, हैंडलिंग ट्रंकेशन एरर को हैंडल करने के लिए एक मेथड होता है जिसको प्रिमिटिव मेथड कहते हैं, ठीक है। टुडे यूज़ एटलीस्ट 32 bits for storing value in floating point notation instead of the 8 bits we have used here। अब देखिए आजकल हम लोग 32 बिट्स कम से कम यूज़ कर रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में 8 बिट्स की बजाय, ठीक है। ये उन्होंने बताया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि आजकल हम लोग कितने बिट्स यूज़ करें, 32 बजाय 8 बिट्स यूज़ करने के, ठीक है। 8 बिट्स हम पहले यूज़ करते थे, वी हैव यूज हियर, मतलब 8 बिट्स यूज़ होते हैं, 32 बिट्स मोस्टली यूज़ होते हैं। अनदर सोर्स ऑफ ट्रंकेशन एरर इज़ अ फिनोमिना दैट यू आर ऑलरेडी accustomed टू बेस 10 नोटेशन। कोई भी ट्रंकेशन एरर कोई भी हो सकता है, मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी 5/8 और 1/2 की, लेकिन उसकी जगह कोई भी आप अगर राइटिंग में एक्सपोनेंट की राइटिंग में मिस्टेक करते हैं तो वो ट्रंकेशन एरर ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग फॉर हैंडलिंग ट्रंकेशन एरर। हम ऐसे क्या काम कर सकते हैं कि हमसे जो ट्रंकेशन एरर्स की गलतियाँ होती हैं, एरर्स होते हैं, उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी वांट टू स्टोर 2 1/3 + 1/8 + 1/8। इफ़ वी ऐड 2 1/2 to 1/8 वी एंड्स अप विथ 2 5/8 विच इज़ नंबर ने बता दिया विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन 4-bit मंटीसा। अब 101 है तो वो तो 4-bit मंटीसा में स्टोर नहीं होगा, नंबर 3 है लेकिन बिट 4 है। सो हम लोगों ने ये याद रखना है कि हम लोगों के पास एक टेक्निक है कि 2 1/2 की जगह 1/8 1/8 करके हम लोग इसको कर सकते हैं, फिर हमारे पास ये गलती नहीं आएगी, ठीक है। क्या होगा कि 8 बिट्स में हमने स्टोर करना है और
1+1 2 हो गया, ठीक है, और ये हाफ 1/2 हाफ इसका टोटल बन गया। तो आपने इस तरह से बजाय 2 1/2 के आपने 1/8 करना है, ठीक है, आपकी फिर मिस्टेक नहीं होगी। ये 1 2 ही बस याद रखें। लेट्स सपोज हमने ये करना है तो मतलब ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जितना समझा दिया उतना ही आपने जो हाईलाइट हुआ बस वही ठीक है। मॉड्यूल 29 डाटा कंप्रेशन जेनेरिक टेक्निक्स क्या होती है आपको बताती हूँ। सबसे पहले डाटा कंप्रेशन के बारे में बता दूँ। डाटा आपको पता है कि डाटा कंप्रेस करने को इस तरह से कहते हैं कि डाटा को स्टोर करना, डाटा को इकट्ठा करना एक जगह। कंप्रेस होता है ना, किसी चीज़ को, कोई फैली हुई चीज़ है उसको हम लोग मतलब एक्सपैंड हुई हुई चीज़ है इसको हम लोग सुकेड़ दें, मतलब कंप्रेस कर दें या कॉन्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, यानी हम लोग उसको बिल्कुल अपने कलेक्ट कर लें, ठीक है। 2 कैटेगरीज होती है डाटा को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं? लॉसलेस और अदर लॉसी। एक तो लॉसलेस होती है, दूसरी लॉसी। लॉसलेस स्कीम्स वो होती हैं जो मतलब इंफॉर्मेशन को लूज़ नहीं करती कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। लॉसलेस नाम से पता चल जाता है कि जो लॉस नहीं करती हैं, ठीक है, लेस मतलब नहीं करती। सो लॉस स्कीम क्या होती हैं जो इस चीज़ को लीड करती हैं कि इंफॉर्मेशन लॉस होती है, हो सकती है, ठीक है। 2 तरीके की टेक्निक्स होते हैं डाटा कंप्रेशन में। एक तो वो टेक्निक होती है जिससे इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, दूसरी टेक्निक कौन सी होती है जिससे मतलब इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। अगर तो जो डाटा हमने कंप्रेस करना हो वो लॉन्ग सीक्वेंस के ऊपर मुश्तमिल हो, सेम वैल्यूज़ हों जिसके अंदर, ठीक है, तो उसको हम रन लेंथ एनकोडिंग कहेंगे, ठीक है। अगर लॉन्ग सीक्वेंस है सेम वैल्यू का, और कंप्रेशन टेक्निक को क्या बोलेंगे? रन लेंथ एनकोडिंग। हम लोग उस उस कंप्रेशन को किस काम के लिए यूज़ करेंगे? क्योंकि वो लेंथी है तो उसकी लेंथ शॉर्ट करने के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? टेक्निक रन लेंथ एनकोडिंग, विच इज़ अ लॉसलेस मेथड इज़ पॉपुलर। ये जो मेथड है ना, रन लेंथ एनकोडिंग, वो डाटा कंप्रेशन का ऐसा मेथड है जिससे डाटा स्टोर रहता, लॉस नहीं होता कंप्रेशन के दौरान। सो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा मशहूर है, पॉपुलर है, ठीक है। दूसरी टेक्निक कौन सी है जी? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एनकोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बिट पैटर्न की लेंथ है वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और मतलब डेविड हुफमैन यहाँ पर बताया है, उसने ये डिस्कवर किया था एक एल्गोरिदम, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड्स कहलाता था, ठीक है। वो क्यों उसने मुतारफ़ कराया? इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू रेफर टू कोड्स डेवलप इन दिस मैनर एज हुफमैन कोड्स, मोस्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड्स। अब ये देखिए, ये उसने खुद डेफिन हुफमैन, उसको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उसने फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा मतलब मुतारफ़ करवाया, ठीक है। और उसने कोड्स जो कोड्स उसने बनाए थे ना वो हफमैन कोड्स कहलाते हैं। देखिए नाम से ज़ाहिर है, एक तो उसने फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट का मतलब वो कॉन्सेप्ट दिया, ये उसने टेक्निक बनाई थी, और डेविड हुफमैन है तो हफमैन से ही इसने, आप याद रखें कि हफमैन कोड्स इसने बनाए थे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट कोड्स हैं ये, ठीक है, जो ऐसे कोड्स हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, और इसी ने बनाए थे। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग कंसीडर द टास्क ऑफ एनकोडेड इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट। और इसमें क्या शामिल था? इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जो टेक्स्ट हम मैसेज में यूज़ करते हैं, वही हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इसने मुतारफ़ करवाए थे। इस लिहाज से इन द इंग्लिश लैंग्वेज द लेटर्स ETANI आर यूज्ड फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंटली देन द लेटर Q and X, ZQNX। उसने वैसे तो ZQXETAI ये सारे मुतारफ़ करवाए थे हफमैन ने, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होने वाले थे ना वो ETA और I थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाटा टू बी कंप्रेस्ड कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ईच ऑफ विच डिफर्स ओनली स्लाइटली फ्रॉम द प्रेसिडिंग वन। अब ये देखिए, प्रेसिडेंस आपने में भी पढ़ा हो कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। डाटा को कंप्रेस किया जा सकता है यूनिट्स की फॉर्म में, ठीक है, और हर एक बिट की यूनिट डिफरेंट होती है दूसरे से।
consecutive frames of a motion picture. In these cases, techniques using relative encoding, also known as differential encoding, are helpful. ऐसी पिक्चर जो मोशन वाली हों, फ्रेम्स हों, उनके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? रिलेटिव एनकोडिंग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम डिफरेंशियल एनकोडिंग का नाम भी देते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव इनकोडिंग किसके लिए इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं? लॉसलेस में भी की जा सकती हैं और लॉसी में भी की जा सकती हैं रिलेटिव इनकोडिंग, ठीक है। डिक्शनरी एनकोडिंग क्या है? अदर पॉपुलर कंप्रेशन सिस्टम डिक्शनरी एनकोडिंग। ऊपर हमने 2 टेक्निक्स पढ़े कंप्रेशन की, अब तीसरी भी आ गया जी, डिक्शनरी एनकोडिंग, ठीक है। ये क्या, इसका है क्या काम, ठीक है। डिक्शनरी रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच द मैसेज बीइंग कंप्रेस्ड। ये एक ऐसा कलेक्शन होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जिससे मैसेज क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। जहाँ पर बनाया गया है ना, वहाँ पर ही कंप्रेस यानी छोटा हो जाता है मैसेज। एंड द मैसेज इटसेल्फ इज इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ रेफरेंसेस टू दैट डिक्शनरी। डिक्शनरी में उस तरह से रेफरेंस के तौर पे वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। डिक्शनरी एनकोडिंग सिस्टम एज लॉसलेस सिस्टम्स। जो डिक्शनरीज होती है ना, वो लॉसलेस सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉक्स बने होते हैं, स्टोर हुए हुए होते हैं, तो लॉसलेस सिस्टम में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। UTF-8 क्या है जी? MCQ में आ सकता है। अ टिपिकल डिक्शनरी इन अ वर्ड प्रोसेसर कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 25,000 एंट्रीज, which means an individual entry can be identified by an integer in the range of 0 to 24,999। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये एक डिक्शनरी है UTF-8, जो वर्ड प्रोसेसर में यूज़ होती है। तकरीबन 25,000 एंट्रीज इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। 25,000 एंट्रीज का मतलब ये है कि इसकी रेंज 0 से लेके 24,999, ठीक है। मतलब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है, इसलिए उन्होंने 24,000 कर दिया, यानी एक बिट वहाँ से हटा दो, ठीक है। 25,000 में से एक हटा दो तो ये आपके पास इतना नंबर बन जाता है, और ज़ीरो को इंक्लूड कर दो वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से UTF काम करता है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ डिक्शनरी एनकोडिंग इज़ अडेप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हम इस डिक्शनरी UTF-8 को अगर हम लोग वेरी करें, मतलब उसको चेंज करना चाहें, तो कौन सा एक और एनकोडिंग सिस्टम है हमारे पास? अडेप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग, ठीक है। इसको डायनामिक डिक्शनरी एनकोडिंग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम, ठीक है। वो एनकोडिंग प्रोसेस के दौरान अलाउ करती है कि हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। पॉपुलर एग्जांपल इज़ लैम्पल जिव वेल्श। LZW एक पॉपुलर एग्जांपल है किस चीज़ की? डायनेमिक डिक्शनरी एनकोडिंग या फिर अडेप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग की। बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। मैं आपको ये मॉड्यूल इसीलिए अच्छी तरह से समझा रही हूँ, टाइम टेकिंग है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। और इसलिए मेरी वीडियो ज़रा 23 मिनट्स, 24 मिनट्स, 25 मिनट्स तक पहुंच सकती है, ठीक है। डाटा कंप्रेशन में हम आ जाते हैं कंप्रेसिंग इमेज को कैसे हम कंप्रेस करें या शॉर्ट करें? गिफ के फॉर्म में। आपने व्हाट्सएप में अक्सर देखा होगा ना कि हम गिफ्स यूज़ कर रहे होते हैं, विदाउट वॉइसेस वो होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, गिफ होते हैं, ठीक है। गिफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राफिक इंटीजर फॉर्मेट। G for graphic, I for interchange एंड F for format। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट की ये फुल फॉर्म है किस चीज़ के? गिफ की, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं इमेज को कंप्रेस करने के लिए। गिफ जिसको जिफ भी कहते हैं, ठीक है। और किसने बनाई थी ये? कंप्यूटर सर्वर, यानी इसको कंप्यूट सर्व भी कह सकते हैं, इनकी तरफ से ये डेवलप की गई थी। और इसके कितने पिक्सल्स थे? 256 पिक्सल्स इसके अंदर 256 पिक्सल्स यूज़ हुए, ठीक है। गिफ इज़ अ लॉसी कंप्रेशन सिस्टम। गिफ जो है वो लॉसी कंप्रेशन सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि गिफ जो है वो आपका क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो परमानेंटली डिलीट नहीं हो सकती कभी भी, वो लॉसलेस होती हैं। लेकिन ये जो गिफ है, आपने इनको डिलीट करके देख लें आप लोग, ये परमानेंटली भी डिलीट हो जाते हैं। तो ये लॉसलेस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये लॉसी कंप्रेशन सिस्टम है, ठीक है। ये लॉस भी हो सकता है। आगे है अनदर पॉपुलर कंप्रेशन सिस्टम इमेज के लिए JPEG, एक ऐसा प्रोनाउंस जिसको कैसे करते हैं? JPEG,
ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है एमसीक्यूज़ में आ सकता है, जेपैग, ठीक है। अब आपने नाम याद रखना है, ये जेपैग नाम है इसका, और इसको पूरा फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। ये आपने इसका एब्रीविएशन याद रखना है, JPEG का असल एब्रीविएशन ये है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड, इस किस चीज़ के अंदर वाइडली, फोटोग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से नाम है इसका जॉइंट फोटोग्राफिक, तो फिर ये फोटोग्राफी वाली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मोस्ट डिजिटल कैमराज यूज़ दिस, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है, जाहिर सी बात है फोटोग्राफी में यूज़ होता है इंडस्ट्री में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कैमराज में ही यूज़ होता है ना, फोटोग्राफर ही तो कैमराज मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें लॉसलेस मोड होता है, किसी किसी सिस्टम में लॉसलेस मोड नहीं होता, लेकिन ये जो JPEG जिसमें कैमरा सिस्टम आ जाता है, इसके अंदर डाटा लॉस नहीं होता, क्योंकि कितने कितने पुराने इसके अंदर चीज़ें स्टोर हुई हुई होती है, ठीक है। उसके बाद टिफ भी एक हमारे पास है जो इमेज को कंप्रेस करते हैं। टिफ क्या है, टैग इमेज फाइल, ठीक है। फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, TIFF। फॉर्म आपने फुल ज़रूर याद रखने, मैं पहले आपको बता रही हूँ। मैं इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो बनाऊँगी जिसके ऊपर जस्ट एब्रीविएशन होंगी, ठीक है। स्टोरिंग photographs along with related information such as date, time and camera settings, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो टिफ है वो भी लॉसलेस होता है, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, फोटोग्राफर्स ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं, डेट, किस डेट को ये वीडियो बनी है, किस टाइम को, और मतलब कैमरा की क्या सेटिंग्स हैं, ये सारा कुछ, ये मतलब जो टिफ के अंदर है वो सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। वेरिएशंस ऑफ रन लेंथ, रन लेंथ किसके लिए यूज़ होता था, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो या लेंथ ही हो तो उसके लिए हम रन लेंथ टेक्निक यूज़ करते हैं टेक्स्ट को कंप्रेस करने के लिए। हमने आज पढ़ा है टेक्स्ट कंप्रेशन और इमेज कंप्रेशन, आप डाटा कंप्रेशन भी पढ़ा है, इमेज को कैसे कंप्रेस किया जाता है वो भी हमने पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने ऊपर जितने भी मतलब मेंटीसा पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, नॉर्मलाइज फॉर्म पढ़ी है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। ये लेक्चर थोड़े से आप कह सकते हैं कि डेली रूटीन से हट के हैं, जाहिर सी बात है CS 101 है तो आपको थोड़े से गौर से देखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 31st मॉड्यूल से, तो हम ये नेक्स्ट पे रखते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए मेरी बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब है, ठीक है, मुझे थ्रॉट है, इसके बावजूद मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मैं अच्छे तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा बोल के आपको करवाऊँ, ठीक है। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स समझ आए होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की अच्छी तरीके से समझ आई है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, मुझे अप्रिशिएट किया करें प्लीज़, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकें, ठीक है। जब भी मेरी कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक ज़रूर अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकूं। ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें मेरी वीडियो को, और आप बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए लेक्चर्स चाहिए, अगर आपको क्विज़ेस चाहिए, मतलब मुझे सारा आप बताएं आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे लेक्चरर्स या बहुत सारे चैनल्स जो नहीं बना रहे जिन सब्जेक्ट्स के, मुझे उनका भी बता दें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं उनके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बना दूँगी। अच्छा, एजुकेशन के बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने सुना है कि वो बहुत सारे चैनल्स नहीं बना रहे, तो मैं आपको वो प्रॉपर गाइड करूँगी इस लिहाज से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स नहीं प्रोवाइड हो रहे, जहाँ पर आप मतलब मतलब हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको बिल्कुल मिल ही नहीं रहे, तो मैं उसमें भी आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द अपलोड करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।